सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलिए सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो आप सबको पता है कैसे यहाँ पे सॉल्व करना है ना। यहाँ पे देखिए, सो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? एनर्जी की डायमेंशन वही होती है जो कि हमारी ये वर्क की डायमेंशन होती है ना। सो नाउ एनर्जी वर्क की डायमेंशन क्या होती है? वर्क इक्वल्स टू यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है, नहीं याद है, तो लिखो इसको पास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टी, है ना। तो अभी आप इसके पर डायमेंशन नहीं पता है तो इसे लिख दो m इनटू v बाई टी इनटू टी, करेक्ट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आता है आपके पास ml2 t माइनस 2, है ना। तो वर्क की जो यूनिट डायमेंशन होती है वही एनर्जी की डायमेंशन होती है। नाउ आप यहाँ पे क्या करो, आप इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे आ रहा है आपके पास ml2 t माइनस 2, ओके। और यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन क्या लिखूं मैं यहाँ पे? mlt माइनस 2, है ना, रेज टू द पावर x इंटू v के लिए क्या है? क्या करना है? lt माइनस 1 पावर यहाँ पे y, और यहाँ पे t की पावर ऊपर z। चलिए सॉल्व कीजिए सब लोग। ठीक है, ठीक है। y इक्वल्स टू 1, करेक्ट, पता नहीं। यस, करेक्ट आंसर। यस, y इक्वल टू 1। एक मिनट रुको। z 0 नहीं। सही करना था। इससे दिखते हैं, पता है ना आपको? चेहरा दिख रहा है कुछ? मैं कैसे देखूं? x1 y1 z1, यस करेक्ट आंसर, है ना। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अभी देखिए, है ना, पहले m की पावर्स को क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, m के लिए यहाँ पे पावर कितनी है? 1 है। बाकी जगह देखो तो आप यहाँ पे m की पावर कितनी आएगी? m की पावर x, तो यहाँ पे m की पावर x, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? x इक्वल टू 1, बिकॉज डायमेंशंस क्या है इनकी? इक्वल डायमेंशन होती, करेक्ट है। तो इधर जो m की पावर होनी चाहिए वो भी m की पावर इधर भी होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा? करेक्ट होगा, है ना। नाउ दूसरा देखो, अभी यहाँ पे l की पावर्स देखते हैं यहाँ पे। सो l के लिए देखिए यहाँ पे पावर कितनी है? l के लिए देखें तो इधर l की पावर कितनी है? l की पावर यहाँ पे कितनी है जी? l की पावर इधर कितनी है? 2, है ना। और यहाँ पे देखो ध्यान से, सो यहाँ पे l की पावर कितनी है भाई आपके पास? ये तो x और प्लस y, है ना। ये देखो, यहाँ l की पावर यहाँ पे x और यहाँ पे l की पावर y, ओके, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल 2 हो गया। नाउ यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 1, तो 2 इक्वल टू 1 प्लस वाई, ओके। सो यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 माइनस 1, इट विल बी 1, डन। नाउ z के लिए देखते हैं भाई, यहाँ पे सॉरी टाइम की डायमेंशन देखते हैं। सो टाइम की डायमेंशन कितनी हो जाएगी भाई? यहाँ पे टाइम की डायमेंशन होगी आपके पास, यहाँ पे देखे तो इसकी पावर कितनी है? -2, यहाँ पे लिखूं मैं
-2, ओके, -2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए टाइम की पावर यहाँ पे कितनी है, पर -2 इंटू एक्स, इसको लिखूंगा मैं माइनस ऑफ 2x, माइनस ऑफ, और कहा क्या है भाई यहाँ पे y, माइनस ऑफ y, और यहाँ पे आएगा आपके पास प्लस z, है ना, ये आ गया। नाउ x और y आपको पता है, यहाँ पर वैल्यू डालेंगे आप, -2 इक्वल्स टू -2 इंटू x की वैल्यू है 1, ओके, y की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे 1, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, प्लस z की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखेंगे तो z की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1, करेक्ट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसकी पावर क्या है, x की पावर है 1, y की पावर 1 और z की पावर 1, तो अब यहाँ पे लिख सकते हो एनर्जी का अभी फॉर्मूला जो आया हमारे पास वो कितना आया भाई, ये आया हमारे पास एफ वी इंटू टी, तो ये हमारा नया डायमेंशन निकला है ना। तो कई बार यहाँ पे आपके पास जेई एडवांस में आपसे ये सवाल पूछा जाता है इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, है ना, पूछा जा चुका है सवाल। यस, एनी डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट? others got correct answer. Who is Niamuddin 267? Niamuddin 267 कौन है? Reveal your name, otherwise you will be kicked out. नियामुद्दीन कौन है भाई? इट्स सोहेल। हाँ, ओरिजिनल नाम से अपने, ओके, सोहेल इज अ न्यू स्टूडेंट, है ना, सोहेल अपने नए बाद से आप अगली क्लास से आप उससे ज्वाइन करो, नए नेम से, अपने नेम से, ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, ये समझ में आया। ओके, चलिए, तो जेई एडवांस में इस कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछा जा चुका है ना, तो ऐसे हम कभी वी शुड नॉट बी बेविल्डर्ड, अरे एफबीटी कब से हो गया आपका, है ना, कब से फंडामेंटल हो गया, करेक्ट, तो ले सकते हैं किसी भी क्वांटिटी को, आप कभी भी फंडामेंटल बनाया जा सकता है। तो अगर आप जेई एडवांस में आप पेपर्स को देखेंगे ना, तो वहां पे क्या होता है, एक इतना बड़ा पैराग्राफ देंगे, कम से कम इतना बड़ा पैराग्राफ, है ना, और उसमें बहुत सारा कुछ कुछ ऐसा साइंस बताएंगे, दिस प्लेनेट का ये, वन दिस प्लेनेट, दैट प्लेनेट का ये, वो दिस दैट, और फिर आपसे क्या पूछेंगे, एक छोटा सा सवाल पूछ लेंगे, है ना। तो कोई भी साइंस है उसको कैसे भी इमेजिनरी सिस्टम में वहां पे उसको अप्लाई किया जा सकता है, और ऐसा ऐसा करते भी है ना। चलिए, इसी पर बेस्ड एक अगला सवाल जिसमें आपको और एक और कॉन्सेप्ट रिवील होगा वहां पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ पी, मतलब पी क्या होता है, मोमेंटम, mass and velocity are chosen as fundamental quantity, then find the dimension of force, find the dimensions of force, तब force की dimension आप बताइए। yes, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे force is depending on p, इसकी पावर ले लो a, is depending on m की पावर ले लीजिए कितनी है b, and again f directly proportional to b की पावर c, पावर्स आप ए बी सी ले लो, एक्स वाई जेड ले लो, नो प्रॉब्लम। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। ए बी सी की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, या क्या रही है एबीसी की वैल्यू, मैं सॉल्व करता हूं मैं भी, तो आप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल डी -2, है ना, और इक्वल्स टू पी, मोमेंटम की डायमेंशन लिखनी है आपको, है ना, तो पी इक्वल्स टू क्या होता है, एम इंटू वी,
m को क्या लिखेंगे, m की डायमेंशन होगी m और v की वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt माइनस 1। तो यहाँ पे मैंने लिखा m lt माइनस 1 और इसकी पावर होगी कितनी आपके पास भाई a इंटू m की पावर यहाँ पे v और v क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी हो जाएगा आपके पास lt माइनस 1 है ना। इसकी पावर ले ली हमने c, करेक्ट। तो नाउ आई होप आप सबने कर लिया होगा। नाउ अभी क्या करेंगे, पावर को इक्वेट करेंगे। तो m के लिए इक्वेट करते हैं, यहाँ पे देखिए हम m के ऊपर यहाँ पे पावर कितनी 1, इसके ऊपर पावर a, यहाँ पे उसके ऊपर पावर है कितनी यहाँ पे b है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे a प्लस b इक्वल टू 1। ओके, एक इक्वेशन बन गया। नाउ अभी देखो हमारे पास a b c तीन वेरिएबल्स है, तीन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। तो तीन वेरिएबल्स क्या है हमारे पास भाई, तीन वेरिएबल्स है। तो आपको क्या चाहिए भाई, तीन इक्वेशन भी चाहिए। तो हम यहाँ पे L की पावर को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ L पे ऊपर देखो यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है ना। सो यहाँ पे देखिए आ जाएगा आपके पास a प्लस सी इक्वल टू 1। देखिए ध्यान से कैसे आया, L की पावर कितनी है 1 लिख दिया, L के लिए कैलकुलेट किया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे L के ऊपर पावर कितनी है a है ना, L के ऊपर पावर कितनी है यहाँ पे a और यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ पे L के ऊपर पावर आ गया यहाँ पे आपके पास c है ना। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे देखिए तो L के ऊपर पावर कितनी होगी आपके पास c, तो a प्लस सी इक्वल्स टू हो गया आपके पास 1 है ना। नाउ t के लिए देखते हैं। तो t के पावर कितनी है यहाँ पे -1। तो t के लिए देखो तो यहाँ पे पावर लिख दिया मैंने यहाँ पे -2 है ना। और यहाँ पे देखिए ध्यान से ये आएगा आपके पास -a, यहाँ पे t की पावर देखिए तो यहाँ पे आएगा -a और यहाँ पे आएगा आपके पास -c है ना। मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस सी इक्वल टू 2। माइनस से दोनों तरफ क्या किया मैंने, इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो a प्लस सी इक्वल्स टू 2 आ गया और यहाँ पे a प्लस सी इक्वल्स टू 1 आ गया। ये तो गड़बड़ हो गया भाई, है ना। अब ये दो इक्वेशन क्या है भाई, ये दो इक्वेशन यहाँ पे क्या बन गए, इनकंसिस्टेंट हो गए। मतलब अभी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। मतलब कुछ तो क्या है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है, करेक्ट है। तो देखिए a प्लस बी की वैल्यू 1 आ गई, चलो ठीक है, a प्लस सी ठीक है, बट a प्लस सी इक्वल्स टू 1 एंड a प्लस सी इक्वल्स टू 2 ये कैसा हो सकता है, सॉरी a प्लस सी इक्वल्स टू दो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, ये दो कंसिस्टेंट होंगे। देखिए ये वाली इक्वेशन a प्लस बी इक्वल्स टू 1 और a प्लस सी इक्वल्स टू 1, ये दो इक्वेशन है ना। तो अभी देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि अभी आप इन दोनों को अभी सॉल्व नहीं कर सकते। a प्लस सी इक्वल्स टू 1 एंड a प्लस b इक्वल्स टू also 1, करेक्ट है। मतलब अभी ये दोनों जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या हो गए अभी आपकी इनकंसिस्टेंट, करेक्ट, इनको भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो गई, मैथमेटिक्स ने हमें आपको ये बता दिया कि यहाँ पे तो कुछ जगह क्या हो गया भाई, गड़बड़ हो गया है ना। मैथमेटिक्स ने आपको बता दिया, बट अभी हम थोड़ा इसकी और एनालिसिस करते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या क्या बोला है, P, M एंड V, इन तीनों क्या करो भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी ले लो। क्या करो, इन तीनों को फंडामेंटल ले लो। बट अगर हम P का जो डेफिनेशन लिखते हैं ना, तो क्या है, P की डेफिनेशन क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी, करेक्ट। नाउ फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको बोलते हैं आप, किसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि किसी दूसरे पे डिपेंड ना करे, है ना। बट इन तीनों के सेट में, इन तीनों के सेट में यहाँ जो आपने तीन क्वांटिटीज का जो सेट लिया है, इस सेट में ही P किस पे भाई, M और V पे डिपेंड कर रहा है। इस सेट में ही P क्या हो रहा है, M और V पे डिपेंड कर रहा है। तो आप कैसे ले सकते हो, नहीं ले सकते, है ना। सो पिछले सवाल में हमने क्या लिया था, F लिया था, V लिया था और T लिया था, करेक्ट है ना। तो अभी F एक्सक्लूसिवली जो है ना V और T पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट है, इन तीनों का फंडामेंटल ले सकते हैं, करेक्ट। बट इस सवाल में देखिए इस सेट में यहाँ पे P भी दे रखा है, M और V दे रखा है, P का फॉर्मूला ही अकेले क्या होता है भाई, M into V होता है, करेक्ट है। P का अकेले फॉर्मूला ही क्या होता है भाई, M into V होता है। तो कैसे आप P, M और V को फंडामेंटल ले सकते हो, आप इसको फंडामेंटल क्वांटिटी एज्यूम कर ही नहीं सकते, है ना। आई बात समझ में। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, वी कैनॉट टेक P, can't take P, M and V as a fundamental quantity, है ना। इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी हम एज्यूम कर ही नहीं सकते, करेक्ट। तो एग्जाम में आपको तीन सवाल पूछ रहेंगे, ऐसे तीन तीन आपको ऑप्शन दे रखेंगे और पूछेंगे
कि tell which one of the following set we can take as a fundamental quantity, है ना? तो वहां पे आप इस बात का आप ध्यान रखें. ओके, एनी डाउट? एनी डाउट? यस, एनी डाउट? सबको समझ में आया तो कब फंडामेंटल लेना है, कब फंडामेंटल नहीं लेना है? विघ्नेश. ओके, एक बच्चे को डाउट है, आई एक्सप्लेन अगेन. देखिए ध्यान से. तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी, है ना? सो हमें ऑप्शन में दिया है कि पी, एम और वी को क्या करो आप फंडामेंटल लो, और क्या करो आप फोर्स का डायमेंशन आप डेराइव करो, ऐसा पूछा गया. बट अभी हम ये जानते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती है जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना करे, है ना? या बट डजंट डिपेंड एक्सक्लूसिवली, है ना? पूरे पे डिपेंड नहीं कर रही. ऐसे आप देखो तो हर क्वांटिटी एक दूसरे पर डिपेंड करती है ना? जैसे देखिए एनर्जी है, इसको लिखो आपने हाफ एम वी स्क्वायर, है ना? एनर्जी वी पे अभी डिपेंड कर रही है. बट ये जो आपका जो पी है ना, ये दोनों पे ही एज इट इज डिपेंड कर रहा है. एम और वी दोनों पे डिपेंड हो रहा है. करेक्ट ना? सो अभी यहाँ पे अगर एक पे डिपेंड करता है, एक पे नहीं करता, तो ओके, दैट वाज ओके. बट यहाँ पे P is exclusively dependent on these two quantities mass and velocity. करेक्ट? सो कभी यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आए तो यू कैन जस्ट चेक आउट, है ना? आप क्या कर सकते हो, कैन चेक, एक बार डायमेंशनल एनालिसिस लगा लो, आप ए, बी और सी की वैल्यू निकाल लो, देखो क्या आता है ना? तो विघ्नेश मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे ये जो मोमेंटम है ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, एम और वी पे एक्सक्लूसिवली डिपेंड कर रहा है ना? तो जब हमने इसको जब सॉल्व किया तो a प्लस बी इक्वल टू 1 आ गया और a प्लस सी इक्वल टू 1 आ गया. अभी हमें ये पता चला कि कुछ तो क्या है, यहाँ पे गड़बड़ है. गड़बड़ क्या है? तो हमने ये देखा कि P, M और V, तो M और V चलो इनको तो फंडामेंटल मान भी लेते हैं, है ना? इनको अगर हमने फंडामेंटल दो को मान लिया, बट ये जो तीसरा क्वांटिटी मोमेंटम है इसका डेफिनेशन हमने देखा तो M into V आया. अब देखिए अगर ये दोनों M और V फंडामेंटल है, ठीक है, बट ये अगर P का डेफिनेशन देखा तो ये M और V दोनों पे आ गया. तो इस केस में क्या हमने बोला कि भाई इस P को तो फंडामेंटल हम नहीं ले सकते, नहीं ले, कभी नहीं ले. आई बात समझ में? यस विघ्नेश, द डाउट क्लियर? विघ्नेश, विघ्नेश रिप्लाई फास्ट. और कोई डाउट है किसी को? यस विघ्नेश फास्ट, आपने 0 टाइप किया था. ओके डन, नो डाउट. इट वाज नॉट माय डाउट. फिर किसका डाउट था भाई? ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो चलिए यहाँ तक हमने सीख लिया, यूनिट्स का हमने कन्वर्जन करना सीख लिया कि 1 न्यूटन को कितने टाइम में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, बाकी सारी चीजें हमने क्या कर ली, देख ली, है ना? सो अभी नटशेल में मैं आपको बता दूं, तो नटशेल में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो डायमेंशनल के जो एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस के जो क्या 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 एप्लीकेशंस होते हैं, तो एप्लीकेशन नंबर 1 था कि चेकिंग ऑफ द फॉर्मूला, है ना? चेकिंग ऑफ द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, है ना? करेक्टनेस देखा था. और इसे हमने देखा था दूसरा पार्ट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई दो क्वांटिटीज है, आप उन दो क्वांटिटीज को जोड़े या घटाए तो आपको क्या सेम क्वांटिटी मिलेगा. तो इसमें क्या बताया था मैंने आपको, अगर लेंथ को आप लेंथ से जोड़े तो क्या मिलेगा, आपको लेंथ ही मिलेगा. अगर आप किसी वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ जोड़े या घटा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा भाई, वेलोसिटी ही मिलेगा, है ना? नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या था, डेराइविंग न्यू रिलेशंस. डेराइविंग न्यू रिलेशंस. और क्या था नेक्स्ट, उसके बाद था आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, है ना? तो ये डायमेंशनल एनालिसिस के हमने इतने सारे एप्लीकेशंस पढ़ लिए. और आपको अपने टिप पे याद होना चाहिए, तो जैसे ये डेराइविंग जब हमने न्यू रिलेशन पढ़ा है तो उसमें क्या नया नया कॉन्सेप्ट आया है कि हम क्या करते हैं, पावर्स को हम इक्वेट करते हैं. पावर्स को इक्वेट करने के बाद हम नए फॉर्मूले को उनके पावर्स में क्या करते हैं, उनको अरेंज करते हैं. एक तो ये पढ़ा. नाउ नेक्स्ट इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, इसमें ये बात इंपॉर्टेंट थी
कि अगर कोई नए फिजिकल क्वांटिटीज भी आते हैं, नई फंडामेंटल क्वांटिटीज भी आते हैं, तो हम अपनी फिजिकल क्वांटिटीज को उनके टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, है ना। और इसमें नया कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा, नया कॉन्सेप्ट ये सीखा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटीज को आप फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटीज आप चूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल हमने ये देखा कि m और v जो है आप उसको यहाँ पे चूज नहीं कर सकते, p m और v को एक साथ आप फंडामेंटल चूज नहीं कर सकते, है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। सो अभी तक हमने देख लिया, डायमेंशन देख लिया, एनालिसिस देख लिया, सारी चीजें हमने देख ली, है ना। सो यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया है, हमने फिजिकल क्वांटिटीज हमने डिफाइन की, और इस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं, सो टू मेजर, है ना। मेजरमेंट करने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज का हम यूज करते हैं। सो अगर जब भी आप मेजरमेंट करते हो तो क्या होती है भाई, कितना भी आप अच्छा इंस्ट्रूमेंट ले लो, आप कितना भी क्या करो शानदार तरीके से उसको यूज करो, फिर भी क्या होता है भाई, एरर हो ही जाता है ना, एरर हो जाता है। तो आपने बहुत सारे लोगों ने ऐसा फील किया होगा जब आप कभी एक्सपेरिमेंट करते हो लैब में। सो क्या होता है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, और क्या होता है भाई, आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो क्या करते हो आप बगल वाले का देख के, अच्छा 9.49 आया है, पर आपका आंसर 9 पॉइंट कुछ तो आ रहा है, तो आप क्या करते हो उसको इरेज करके लिख देते हो, जस्ट हाँ भाई मेरा भी आ गया, है ना। तो भले ही आपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स उसको ऑब्जर्व किया ना किया, बट आप क्या करते हो ऐसे लिख देते हो। तो दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी टू मिटिगेट योर मिस्टेक्स। कुछ गलती हो भी गई तो क्या करते हैं हम उसको ऊपर से जस्ट पेंट करने की कोशिश करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आप घर में, अभी आपके घर में 2-4 गेस्ट बैठे हुए हैं, तो उनके सामने आप कह रहे हो गिलास, प्लेट गिलास कुछ तो लेके जा रहे हो, है ना, जैसे गिर जाता है उनके सामने, छन से आवाज होती है, फिर क्या बोलते हैं, अंधा है क्या, है ना, बेवकूफ है क्या, दे टेल लाइक दैट। और वही मान लो अभी आप किसी रूम में हो, कुछ गिर गया, है ना, आपके मम्मी पापा इधर कहीं बैठे हैं और पूछते हैं क्या हुआ, आप क्या बोलते हो, अरे नहीं कुछ नहीं हुआ, है ना। यू जस्ट ट्राई टू हाइड योर मिस्टेक्स देयर, करेक्ट। सो जब भी हम यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं, तो हमसे क्या होता है, एरर होता है, हम इसमें क्या निकलता है भाई, एरर निकलता है, करेक्ट। और अब मान लो कि आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ आपको ऐसा दे रखा है, स्केल दे रखा है, और आप इसका यहाँ पे एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, लेंथ एल है और ब्रेथ यहाँ पे क्या है, बी। ओके, लेंथ एल है और आपके पास यहाँ पे ब्रेथ कितनी, यहाँ पे आपकी बी है ना। इसका अगर आप एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना आएगा भाई, एल इंटू बी आएगा, करेक्ट। मान लेते हैं इसका लेंथ ओरिजिनल कितना है आपके पास, तो देयर इज नॉट डिस्टर्बेंस फ्रॉम माय साइड। बच्चों आप लोग म्यूट करो, यस सोहेल अपने आप को म्यूट करो, यस सर। म्यूट करो फास्ट। ओके नाउ इट्स ओके, म्यूट माई सेल्फ का ऑप्शन आता है सोहेल, डन। ओके, तो मैं क्या कह रहा था आपसे, लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालना है। तो मान लीजिए लेंथ ओरिजिनल कितना है आपके पास, लेंथ इज 10 मीटर, है ना। बट आप लेंथ को अगर मेजर कर रहे हो तो आपका जो लेंथ आएगा कितना आ गया, 10.021, करेक्ट। तो आपने क्या कर दिया भाई, 0.21 का एरर आ गया, और अगर आप इसको लेंथ को मेजर करते हो तो आपके पास लेंथ आ गया 9.896। तो ये 896.896 क्या है, दिस इज एरर, है ना। वो आपके पास क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, करेक्ट। तो ओरिजिनल माइनस आपने जो मेजर किया है, दैट इज कॉल्ड एरर। सोहेल आप म्यूट नहीं हो रहे हैं, म्यूट कीजिए अपने आप को फास्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों में लेंथ को मेजर करने में भी आपने एरर लिया है, और ब्रेथ को भी मेजर करने में आपने क्या किया, एरर लिया है। तो जब आप यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के करस्पॉन्डिंग क्या, लेंथ के करस्पॉन्डिंग भी एक एरर आएगा और इसके करस्पॉन्डिंग भी क्या आएगा, एक एरर आएगा, करेक्ट। अगर आप इसका पेरीमीटर निकालते हो, पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 into l plus b, है ना। अब यहाँ पे इस लेंथ को जोड़ेंगे ब्रेथ के साथ तो फिर दोनों के साथ में क्या आएगा, यहाँ पे एरर आएगा और यहाँ पे एरर आएगा। तो अभी ये जो आपका जो एरर आ रखा है, वो एरर क्या होते जाएगा, प्रोपगेट होते जाएगा, है ना। तो आपने एक बार तो क्या किया, गलत मेजर कर लिया,
अभी आप उसका एरिया निकालेंगे तो फिर भी गलत आएगा, पेरीमीटर निकालेंगे फिर भी वो क्या आएगा, गलत आएगा, है ना। सो ये सब क्यों होता है, ये सब होता है बिकॉज ऑफ आवर इनएबिलिटी, है ना। आवर इनएबिलिटी हम कह सकते हैं कि मान लो कोई मशीन है हमारे पास, वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गॉस है, तो उनमें क्या होता है, एक तो बात क्या होनी चाहिए, आपके पास जो मशीन है, आपके पास मशीन है वो क्या होनी चाहिए, एकदम हाई क्वालिटी का होना चाहिए, कुछ भी उसमें एरर नहीं होनी चाहिए, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको क्या होना चाहिए, आपके पास स्किल होना चाहिए, है ना, उसको कैसे यूज करना है। अगर ये दो चीजें काफी आपका हद तक सही है तो योर एरर विल भी क्या आएगा, आपका एरर कम आएगा, है ना, मिटिगेट हो जाएगा वो। सो नाउ अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है एरर एंड इट्स प्रोपगेशन, एरर एंड इट्स, तो सभी लोग हेडिंग डाल दे भाई, एरर एंड इट्स प्रोपगेशन, ओके। नाउ एरर एंड प्रोपगेशन में हम सीखते हैं दो चीजें सीखते हैं, दो टर्म सीखते हैं, व्हाट इज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होती है, और दूसरा हम सीखते हैं प्रिसिजन, है ना, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। तो ना देखिए दोनों ही टर्म्स क्या है, थोड़े से बड़ी कंफ्यूजिंग है, तो देखेंगे हम कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप मान लो जो जी होता है, जी की वैल्यू कितनी होती है भाई, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये जी की वैल्यू क्या करते हैं हम, एक लेबोरेटरी में जाके हम वहां पे जी की वैल्यू को हम मेजर करते हैं। सो लेबोरेटरी में हम गए और हमने क्या कर दिया, दो हमने मेजरमेंट ली, ठीक है ना। तो एक पहला जो मेजरमेंट आया दैट वाज, दो हमने मेजरमेंट लिए, एक लिया जीवन, एक लिया जीटू। तो यहाँ जो जीवन की वैल्यू आई मेरे पास आई 9 पॉइंट, इट वाज 9.79 जीवन की वैल्यू, और जीटू की वैल्यू जो थी सॉरी स्टूडेंट्स माय हेल्थ इज नॉट गुड लिटिल, ओके। तो जीटू की वैल्यू जो अगर आप देखेंगे तो हमने निकाल लाया कितना, जीटू की वैल्यू भाई हमारे पास है 9.635, ओके। नाउ अभी देखिए ध्यान से, दिस इज रीडिंग नंबर 1 एंड दिस इज रीडिंग नंबर 2, ओके। या सो यहाँ पे आप बताओ, दो रीडिंग है मेरे पास, दिस इज G1 एंड दिस इज G2, है ना। कौन सी रीडिंग एक्यूरेट है, कौन सी रीडिंग प्रिसाइज है, तो आप बताइए कौन सी रीडिंग एक्यूरेट है और कौन सी रीडिंग प्रिसाइज है। यहाँ पे आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन देखना होता है ना। सो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि हाउ द मेजर्ड वैल्यू इज क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका जो जीवन है ना वो क्या है, इट इज एक्यूरेट, है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे दिस जीवन इज एक्यूरेट, करेक्ट। और ये जो आपका जो जीटू है ये क्या है भाई, ये आपका प्रिसाइज वैल्यू, है ना। जीवन क्या है, एक्यूरेट, और जीटू क्या है आपका प्रिसाइज वैल्यू। तो नाउ एक्यूरेसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक्यूरेसी को हम डिफाइन करते हैं कैसे, कि हाउ क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। कैसे डिफाइन करते हैं भाई, हाउ क्लोज टू द, हाउ क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू के कितना क्लोज है। तो देखो आपके पास यहाँ पे 9.79 बहुत ही क्लोज है ना। और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है भाई, प्रिसीजन का मतलब तो ये होता है
कि हाउ गुड इज द इंस्ट्रूमेंट, हाउ गुड इज द इंस्ट्रूमेंट, है ना। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, जैसे मान लो आपके पास ये वाला स्केल है, एक ऐसा आपके पास यहाँ पे स्केल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, है ना, इसलिए थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, है ना। और इनके बीच में मान लीजिए अभी क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे गैप दे रखे होते हैं, करेक्ट। तो आपने किसी रीडिंग को मेजर किया, तो आप वहां पे ऐसे लिख सकते हो, जस्ट 1.1, है ना, 1.1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1.2 1.3 यहाँ तक आप मेजर कर सकते हो। कोई आपके पास एक दूसरा स्केल है, तो दूसरे स्केल में क्या होता है, ये हो गया 1, ये हो गया यहाँ पे आपका 2, और 1 और 2 के बीच में क्या होता है भाई, यहाँ पे कम से कम 20 या 30 स्पेसिंग दे रखी होगी। तो आप जब यहाँ से जब रीडिंग लेंगे, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 1.235, है ना, 1.22 ऐसे लिख सकते हो, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपके पास दूसरा स्केल है, दूसरा स्केल क्या है, दिस इज द बेस्ट, है ना। तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट तक आप मेजर कर सकते हो, उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, अच्छा होता है। जैसे पेट्रोल पंप पे आप जाते हो ना, तो आप क्या करोगे, आपको मान लो पेट्रोल की कीमत क्या है, 80 रुपीज की, है ना। तो आप जाओ पेट्रोल पंप पे, मांगो मुझे 5 रुपए का पेट्रोल, है ना। तो अपने मीटर में क्या करता है, 5 रुपए फिट करता है, उसमें आ जाता है, आपको मिलेगा 0.0000234 लीटर, है ना। उतना आपको क्या मिलेगा, वहां पेट्रोल मिलेगा। तो वहां पे उनका जो मीटर होता है, दैट इज द बेस्ट, है ना। तो उतना ज्यादा वहां पे वो करके दिखा देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, सर अगर मशीन अच्छा है, अगर इतना एक ये प्रिसाइज वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है, तब ये जीवन वाली रीडिंग की कैसे अच्छी होगी, ये आपकी जो जीवन वाली रीडिंग है ना, वो ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है ना। सो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आप बाजार से जाओ, है ना, आप 2,000 रुपए की पेन खरीद लो, 3,000 रुपए की पेन खरीद लो, तो क्या महंगा पेन खरीदने से आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, है ना। क्या आप महंगा बैट खरीद लो, क्रिकेट बैट, तो आप सचिन नहीं बन जाएंगे, है ना। तो इसलिए क्या होता है, आपका इंस्ट्रूमेंट कैसा भी हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, हैंडल करने वाले के ऊपर कि हाउ एग्जैक्टली ही इज हैंडलिंग, करेक्ट। तो आई थिंक एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब सबको समझ में आ गया। यस, एनी डाउट फॉर एनी एक्यूरेसी, क्या पूछा मैं डाउट, एक डाउट पूछा है, और एक्यूरेसी अमाउंट ऑफ स्किल, या बोल सकते हैं आप, ऐसा ही बोल सकते हैं, है ना, कह सकते हो कि यहाँ पे ये सब समझ में आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट, तो देखिए भाई सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पे कुछ रीडिंग लिया है, यहाँ पे जिसको हमने बोला यहाँ पे है आपके पास 1.0, है ना। अगर आप किसी पेट्रोल पंप पे जाते हो जो कि बहुत क्या है, घटिया है, बहुत पुराने जमाने का है, तो वहां पे आपको 1.00 ही दिखा रहे हैं, है ना। अब वहां पे आपके 5 रुपए का पेट्रोल लेना, तो आपको दिखाया 0.000 लीटर, है ना। तो क्या हो गया भाई, उसमें आपकी 5 रुपए की कोई वैल्यू नहीं दिख रही। जबकि आप किसी मॉडर्न पेट्रोल पंप पे गए, तो वहां पे आपको दिखाया कि आपको मिलेगा 0.00023 लीटर, है ना, सपोज फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया भाई, इसका मशीन क्या है भाई, यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, जो लास्ट के जो दो दो डिजिट हैं, वो क्या है, अभी कुछ सिग्निफिकेंट है ना। मतलब उस मशीन ने बताया कि आपका भाई ये 5 रुपए है ना, इसकी भी कुछ वैल्यू है, दे आर सिग्निफिकेंट, 5 रुपीज क्वाइट सिग्निफिकेंट टू गेट 0.0023 लीटर पेट्रोल, करेक्ट। सो यहाँ पे जितने भी आप डिजिट्स देखते हो ना, जैसे आप लिख दिया 1.0, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी मशीन है वो डेसिमल के आगे 1 पॉइंट तक मेजर कर सकती है ना। तो ऐसा नहीं कि इस जीरो की अभी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इस जीरो की वैल्यू है। अगर आपके पास कोई दूसरी मशीन है, वहां पे उसकी रीडिंग आती है 1.00, उसकी रीडिंग आती है 1.00, तो यहाँ पे ये जो जीरोस हुए ना, ये क्या होते हैं भाई, सिग्निफिकेंट होते हैं, करेक्ट। मतलब आप तो समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे जीरो की जगह पे मतलब मशीन डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक मेजर कर सकती है, इसका मतलब ये होता है, करेक्ट। सो आपके पास बहुत सारे ऐसे नंबर आएंगे, और उन नंबर का जो
कितने उसमें नंबर में उस डिजिट में सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं वो निकालने को आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स पहचानने के लिए कुछ तो रूल्स बने हैं ना, आइए एक एक करके उन रूल्स को हम देखते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे कितने सिग्निफिकेंट है कितने सिग्निफिकेंट नहीं। सो नाउ यहाँ पे रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। रूल नंबर 1 देखेंगे यहाँ पे, all the non-zero digits are significant, है ना। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो क्या है, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जांपल के लिए 4 3 2 1 6 9 2 6 1, तो कितने हो गए 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए भाई, हो गए 4, और इसमें कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें हो गए 5, है ना। तो रूल तो क्या है आपके लिए, बहुत ही आसान है। पहला इज वेरी 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 इजी, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा रूल देखते हैं, सेकंड रूल। तो रूल नंबर 2 जो क्या कहता है, जीरो सैंडविच्ड बिटवीन टू नॉन जीरो इज अ सिग्निफिकेंट। क्या कहता है भाई, जीरो sandwiched between two non-zero digit is significant, है ना। तो एग्जांपल जैसे क्या हो गया आपके पास, मैंने ऐसा लिख दिया 1 0 3 0 0 1, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका जीरो है ट्रैप्ड है 1 और 3 के बीच में, और यहाँ पे जो ये जो जीरोस है तो वो 3 और 1 के बीच में ट्रैप्ड है, तो ये दीज जीरोस आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6, तो सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास है कितने, 6। ओके डन। नेक्स्ट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 3 कहता है कि फॉर अ नंबर विदाउट डेसिमल लास्ट जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, है ना। तो जैसे मान लो आपके पास डिजिट दे रखा है यहाँ पे एग्जांपल 240300, है ना। तो इसमें ये बोल रहा है आपके पास कि फॉर ए नंबर विदाउट डेसिमल, अगर इस नंबर में क्या है कोई भी डेसिमल नहीं है, जो लास्ट के जो डिजिट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पर रूल लिखेंगे फॉर नंबर विदाउट डेसिमल last zeros are not significant, है ना। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे आपके पास, इट विल बी 1 2 3 4, ओनली कितने होंगे भाई यहाँ पे 4, करेक्ट। ये समझ में आया। चलिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 आपको ये कहता है the last zeros are significant। जैसे अभी यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा 20400 मीटर, क्या लिखा भाई यहाँ पे, मीटर। तो अभी यहाँ पे जो लास्ट के जो जीरोस है ना अभी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। देख लीजिए सभी लोग, या पहले 3 तक हो गया सबका, लिख के हो गया, पहले 3 तक हो गया सबका लिख के, ओके फास्ट। चलिए तो चौथा सीखते हैं अभी। तो तीसरा रूल तो मैंने आपको क्या बताया कि जो लास्ट के जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते, है ना। बट द नेक्स्ट रूल सेज लास्ट के जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं when they are coming from a measurement, है ना। जैसे मैं लिख दिया 203000000 लीटर, है ना। तो अभी यहाँ पे जो लास्ट के डिजिट्स हैं दे विल बी सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे रूल नंबर 4, the last zeros are significant if it comes from a measurement, है ना। मेजरमेंट से आ रहे हो तो क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे,
ओके, तो अगर आपके पास रोल नंबर 4, नेक्स्ट आते हैं हम रोल नंबर 5 पे। रोल नंबर 5 पे आएंगे, तो देखिए रोल नंबर 5 क्या कहता है। रोल नंबर 5 देखिए सोहेल, देखिए यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है फोर्थ, आपको समझ में नहीं आया तो फोर्थ ये कह रहा है कि लास्ट जीरोस आर सिग्निफिकेंट। देखिए रोल नंबर 3 4 को एक साथ समझेंगे कि यहाँ पे अगर कोई नंबर है और वहां पे जो जीरोस हैं वो क्या है भाई, लास्ट में लिखा है, लास्ट में है, और इस नंबर में कोई भी डेसिमल नहीं है, तो ये जो लास्ट के जीरोस होंगे दे विल नॉट बी सिग्निफिकेंट, है ना। बट नेक्स्ट रूल में आपको ये बताया जा रहा है कि लास्ट के जीरो सिग्निफिकेंट होंगे कब, जब दे आर कमिंग फ्रॉम अ मेजरमेंट, है ना। इतना लीटर है, मीटर है, कुछ ऐसी क्वांटिटी है, तो इसका मतलब क्या होगा, दे आर सिग्निफिकेंट। ओके, नाउ रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 सेज, रूल नंबर 5 क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है ऐसा 2043.00, है ना। सो अब इसमें देखिए ध्यान से कि अभी यहाँ पे लास्ट में जीरोस हैं, बट यहाँ पे क्या रहा है, डेसिमल के बाद आ रहा है, डेसिमल के बाद आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि डेसिमल के बाद जो नंबर आता है उसका मतलब क्या होता है कि वो मशीन डेसिमल के 2 डिजिट तक कैलकुलेट कर पाने में सक्षम है, एबिलिटी है ना। तो यहाँ पे रूल ये कहता है कि अगर जो जीरोस डेसिमल के लास्ट में आए, डेसिमल के लास्ट में आए, तो क्या है, दे आर सिग्निफिकेंट। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 ये कहता है द last zeros are significant. Last zeros are significant for a number with decimal, है ना। डेसिमल के साथ में हो तो लास्ट जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो अभी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए भाई, ये हो गए 6। इस डाउट आया एक, राइट व्हाट इफ, देखते हैं भाई, 2 डाउट्स है, यस। So, sir, so in the fourth rule, decimal is not required. Fourth rule में decimal दिया हो तो लिखेंगे, हाँ इसमें decimal is not required. Okay, fourth is possible. So what if we write a number with decimal without the machine? What if we write a number with a decimal without a machine? हाँ लिखो तो क्या होगा, significant होगा, तो that will be significant. अभी के हम एग्जांपल देखेंगे, समझ में आएगा आपको। ओके, तो पांचों रूल अभी तक क्लियर है, इस पांचों में कोई डाउट आपको? यस बच्चों, कोई डाउट आपको पांचों तक, 5 रूल्स में कोई डाउट है आपको? फास्ट एवरीबॉडी। सेकंड, ओके फिर से देखेंगे सेकंड, चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या डाउट है। फिर सिंपली इन रूल्स को देखते जाना है। देखिए सेकंड ये कहता है ना कि ये जो जीरो होता है ना, देखिए डाउट कहाँ पे आता है, सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करते वक्त ये जो जीरो अंडा है ना, उसको हमें परखने में क्या होती है, थोड़ी तकलीफ होती है। तो ये कहा जा रहा है कि जीरो, जीरो जो होगा वो भी सिग्निफिकेंट होगा, है ना। जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा अगर वो क्या हो, किसी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में क्या हो, ट्रैप्ड हो, सैंडविच्ड हो, है ना। दो ब्रेड के बीच में यहाँ पे कुछ तो सैंडविच होता है, उनके बीच में जो होता है क्या बोलते हैं, सैंडविच्ड या फिर ट्रैप्ड। तो अगर ये जीरो किसी दो नॉन जीरो के बीच में है तो इट विल बी सिग्निफिकेंट, दिस विल बी सिग्निफिकेंट। यस करेक्ट, एनी डाउट? साक्षी, यस एनी डाउट, क्लियर है? ओके ओके, फर्स्ट वाला देखना है। फर्स्ट वाला तो क्या कहता है भाई, फर्स्ट वाला ये कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं सबके सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, 1 2 3 4 5 जैसे कुछ भी लिखा, सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। ओके, एग्जांपल ले लो, आप यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें होंगे कितने होंगे, 5, खत्म, है ना। अब तक सारी इजी है। ओके चलिए 5 हमने देख लिया, पांचों तक कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम 6, रूल नंबर 6। तो देखिए 6 क्या कहता है, समझ लीजिए पहले आप। तो देखिए 6 ये कहता है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक नंबर है जो कि 1 से कम है ना,
कोई एक नंबर है जो कि क्या है भाई एक से कम है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टफ है। एक नंबर मान लीजिए और जो कि क्या है भाई 1 से कम है, तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे 0.0304 और ये हो गया आपके पास मीटर, है ना। नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ जीरोस है ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमें निकालना है और हमें क्या देखना है भाई इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ना, इसमें थोड़ा सा अभी आपको डाउट होगा, इसमें डेसिमल भी है, डेसिमल के बाद जीरो भी है ना, और लास्ट में भी जीरो है, और यहाँ पे मेजरमेंट से भी आई है ये वैल्यू, है ना। तो देखिए इसके लिए रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि कोई एक नंबर जो कि क्या हो 1 से कम हो, जो कि क्या हो भाई 1 से कम हो, तो 1 से कम नंबर क्या होता है, 1 से कम नंबर तो होता है आपका 0.9, है ना, 0.082, तो 1 से कम नंबर होगा वो क्या होगा भाई 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होगा। तो इसमें ये रूल ये कहता है कि जो भी आपका जो पहला नॉन डिजिट नंबर है, पहला नॉन जीरो डिजिट है, तो इसमें पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है भाई 3, है ना। कोई भी नंबर एक से कम, एग्जांपल लीजिए एक कोई एक नंबर जो क्या हो भाई 1 से कम हो, और उस नंबर में जो पहला जो नॉन जीरो डिजिट हो, पहला नॉन जीरो डिजिट हो, उसके पहले पहले जितने भी जीरोस होते हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। आई बात समझ में, बाकी सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो अभी देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे इसमें, 1 2 3 4, तो इसमें कितने आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें आएंगे कितने 4। तो इस रूल को लिखेंगे, फॉर अ नंबर लेस देन 1, फॉर अ नंबर less than 1, the zeros before the zeros before the zeros before first non zeros are not significant, are not, yes, any doubt, इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को, फास्ट टाइप करेंगे सभी लोग। हाँ देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें कुछ डाउट, एनी डाउट, ओके एक बार और पास सब लोग अपना रिस्पॉन्स दीजिए, मुझे पता चला कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया। ओके सभी लोग अपना रिस्पॉन्स देंगे फास्ट, एवरीबॉडी। ओके चलिए फिर से एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको, तो रूल पहले आपसे पढ़िए ध्यान से, फॉर ए नंबर लेस देन 1, फॉर ए नंबर लेस देन 1, एक नंबर है जो कि क्या है एक से छोटा है, then the zeros before first non-zero digit are not significant, the zeros before non-zero digit are not significant। तो इसमें एग्जांपल में हमने क्या किया, रूल क्या कहता है, फॉर ए नंबर लेस देन 1, तो मैंने यहाँ पे नंबर उठा लिया 0.00324060 मीटर, है ना, ऐसा मैंने यहाँ पे नंबर उठा लिया। तो क्या है नंबर एक से कम है, इज दिस नंबर लेस देन 1, यस, ये नंबर क्या है भाई एक से छोटा है। ओके अभी क्या कह रहा है, फॉर ए नंबर लेस देन 1, ठीक है, उसमें विल ट्राई टू सर्च फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो इसमें पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, ये है क्या नहीं, ये है क्या नहीं, ये 3, यस, ये 3 क्या है, ये 3 आपका पहला नॉन जीरो डिजिट। तो रूल क्या कहता है, किस 3 से पहले जितने भी जीरो आते हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितने होंगे भाई, यहाँ पे हो जाएंगे आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3 है, 2 है, 4 है, 0 है, 6 है, ये है ना। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए इसमें 6, करेक्ट। आई बात समझ में, आई बात समझ में, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 0.00926408, है ना मीटर। तो अभी क्या बोल रहा है, ये नंबर क्या है, नंबर एक से कम है, हाँ जी है, इसमें पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, ये भाई ये 9 है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि 9 से पहले जितने भी जीरोस होंगे ये हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो अभी ढूंढ लो इसमें भाई, इसको हटा के बाकी सारे क्या है सिग्निफिकेंट है।
सो इसमें क्या है भाई, ये है सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें होंगे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे कितने 4, है ना। तो रूल फिर से देख लेते हैं हम। रूल नंबर 6, फॉर अ नंबर लेस देन 1 the zeros before first non-zero digit are not significant। खत्म, बात खत्म। ये 3 एग्जांपल लिख लिया। yes. अभी बताइए समझ में आया आपको? फास्ट एवरीबॉडी, क्या क्लियर है? 6 के 6 रूल्स क्लियर है आपको? पक्का एग्जांपल भी करेंगे, आपको समझ में आएगा। यस, है ना। चलिए, यूनिट भी होना चाहिए क्या? यस, अगर यूनिट है, यस यूनिट है यहाँ पे। ये अब एग्जांपल्स हैं, अभी आपको बाद में और जब क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको क्लियर होगा। यूनिट है तो जीरो काउंट करेंगे, यूनिट नहीं है तो जीरो काउंट नहीं करेंगे, है ना। और ये भी रूल ध्यान में रखेंगे, डेसिमल के बाद कोई जीरो आता है तो सिग्निफिकेंट होता है ना। तो ये रूल्स क्लियर है, अभी क्वेश्चन होंगे तो समझ में आएगा आपको और अच्छे से। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 7 देखते हैं। तो यूनिट है तो उसके लिए भी अलग रूल है, डेसिमल के बाद जीरो है तो उसके लिए भी अलग रूल है, डेसिमल के बाद जीरो आता है वो भी काउंट होगा, है ना। अगर मेजरमेंट के साथ आता है तो भी जीरो काउंट होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल नंबर 7 देखिए, रूल नंबर 7 क्या कहता है। रूल नंबर 7 ये बोलता है, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे ऐसा लिख रखा हो 3.40 into 10 raised to power 7, है ना। सो रूल नंबर 7 ये बोलता है कि जो भी आपके जो पावर्स होते हैं, जो भी आपके एक्सपोनेंट्स होते हैं, इनका कोई रोल नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करने में, इनका कोई रोल नहीं होता। तो जो भी आपके जो पावर्स और एक्सपोनेंट्स होते हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, है ना। तो रूल नंबर 7 ये कहता है, the exponents are not significant, the exponents are not, एक्सपोनेंट जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसमें एग्जांपल में इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, तो इसमें आएंगे कितने, 3 आएंगे। क्यों 3 आएंगे? देखिए, ये नॉन जीरो डिजिट है तो सिग्निफिकेंट है, 4 भी है नॉन डिजिट तो भी सिग्निफिकेंट है, ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिकॉज ये डेसिमल के बाद आ रहा है, तो डेसिमल के बाद जीरो आता है तो सिग्निफिकेंट होता है। करेक्ट, यहां तक कोई डाउट? एनी डाउट? रूल नंबर 7 में कोई डाउट? फास्ट बताएंगे, कोई डाउट रूल नंबर 7 में? कोई डाउट जी? सिंपल याद रखो, आप टाइप करें भाई रिस्पॉन्स चैट में, exponents are not significant, but that's all. Okay, now next देखते हैं रूल नंबर 8। ये रूल नंबर 8 क्या कहता है? ये बहुत ही आसान है रूल नंबर 8। देखिए रूल नंबर 8 है ना, रूल नंबर 8 क्या कहता है? रूल नंबर 8 ये कहता है कि the change of unit should not change significant figure। मान लो आपने क्या कर दिया, यूनिट को क्या कर दिया आपने भाई, यहाँ पे चेंज कर दिया, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है उसमें चेंज नहीं होते। जैसे यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आपके पास 3.40 मीटर है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 340 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो अभी देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं भाई, इसमें भी है 3 और इसमें भी कितने हैं 3। करेक्ट। सो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं इसको हम 3.40 into 10 raised to power 2 सेंटीमीटर, है ना। 10 raised to power 2 सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी देखिए ये क्या है भाई, एक्सपोनेंट, जिसका कुछ भी काम नहीं है। करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, 3 आएंगे, है ना। तो रूल नंबर 8 ये कहता है कि चेंज ऑफ यूनिट should not change significant figure। यस, तो ये 8 रूल्स हो गए, बड़े छोटे छोटे रूल्स हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं, आपको समझ में आए सबको? चलिए एक बार हम रिवाइज करते हैं सारे रूल्स को, फिर अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो नाउ फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1 क्या कहता है?
ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो क्या है भाई, सिग्निफिकेंट है। फर्स्ट कोई दिक्कत नहीं। सेकंड रूल क्या कहता है कि जीरो सैंडविच बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट, जो भी आपके जीरोस जो ट्रैप्ड है नॉन जीरो के बीच में वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। थर्ड रूल क्या कहता है कि फॉर अ नंबर विदाउट डेसिमल, कोई भी अगर आपके पास नंबर है और उसमें डेसिमल नहीं है तो जो आपके जो लास्ट वाले डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, है ना। रूल नंबर फोर, फोर क्या कहता है, फोर ये कहता है कि द लास्ट जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ इट कम्स फ्रॉम अ मेजरमेंट। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सिग्निफिकेंट होगी लास्ट के डिजिट्स, लास्ट के जीरोस। नेक्स्ट देखिए, द लास्ट जीरोस आर सिग्निफिकेंट फॉर ए नंबर विदाउट डेसिमल, फॉर क्या भाई, विथ डेसिमल, डेसिमल के साथ है तो क्या है वो सिग्निफिकेंट है। ओके। रूल नंबर सिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो छठा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने में भी थोड़ा सा आसान नहीं, अभी तो समझ गए हैं सभी लोग। क्या कहता है, फॉर ए नंबर लेस देन वन, जीरोस बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, है ना। तो कोई एक से छोटा नंबर ले लो तो वहां पे पहले नॉन जीरो देखो, उसके पहले जितने भी जीरो है सारे के सारे नॉट सिग्निफिकेंट। रूल नंबर सेवन क्या कहता है, एक्सपोनेंट्स का कुछ भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता। रूल नंबर एट क्या कहता है कि यूनिट चेंज किया तो सिग्निफिकेंट फिगर आपके चेंज नहीं हो, है ना। रूल नंबर थ्री, रूल नंबर थ्री देखिए, रूल नंबर थ्री ये बोलता है कि फॉर ए नंबर विदाउट डेसिमल लास्ट जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, है ना। जैसे आपने यहाँ पे ऐसा लिख दिया 340, यहाँ पे ऐसा लिख दिया 3400, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, दो होंगे, ये लास्ट के दो डिजिट होंगे, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, है भाई। आई बात समझ में आपको, किसी को कोई दिक्कत इन एनी ऑफ द रूल्स, एनी ऑफ द रूल्स, किसी भी रूल में कोई प्रॉब्लम? एवरीबॉडी फास्ट, एवरीबॉडी गिव योर रिस्पॉन्स, सभी लोग। यस, चलिए अभी सॉल्व करेंगे, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, चलिए देखते हैं। ओके, आर यू रेडी? चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस इसके। एक नंबर आपके सामने मैंने यहाँ पे दे दिया, तो काफी जितने भी अभी आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे आप इन सारे 7-8 रूल्स के हेल्प से आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन दिए, बताइए 4030 कितने से एलिमेंट फिगर है भाई इसमें, कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, तीन, यस। चार है, जीरो है, तीन है, ये जीरो है क्या, नहीं, तो इसमें कितना है सिग्निफिकेंट फिगर, कितना होगा आपके भाई, तीन, है ना। एक दूसरे बच्चे ने पूछा ऐसा 200.00, बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने इसमें, यस, पांच, एक दो तीन चार पांच, है ना। क्योंकि देखिए जो जीरो आ रहा है डेसिमल के बाद आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, कैलकुलेट होगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितना हो गया भाई, पांच हो गए। ओके, ये नंबर आपके सामने ऐसे लिख रखा है 0.030, इसमें बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए वहां पे, यस, फास्ट एवरीवन, हाँ जी, दो, करेक्ट। ओके डन, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई, यहाँ पे दो, करेक्ट। सो ऐसे करके आप सिग्निफिकेंट फिगर आप निकाल सकते हैं, बस ये रूल्स आपके ध्यान में होने चाहिए। ओके, आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Just 1 minute, I will be back in 1 minute, taking a break of 1 minute, short 1 minute.
या जस्ट फॉरगॉट माय चार्जर, लैपटॉप का चार्ज आने वाला था, आई जस्ट फेचिंग चार्जर। ओके, तो ये क्लियर है यहाँ तक। नाउ अभी देखिए एक और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना। तो राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मान लो आपके पास क्या है, कोई एक नंबर है, तो आप क्या करते हैं भाई, हम उसको राउंड ऑफ करते हैं ना। राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, है ना। तो देखिए अभी हम राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो राउंड ऑफ, है ना, राउंडिंग ऑफ। देखिए राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। सो राउंडिंग ऑफ करने में भी क्या होते हैं, दो तीन रूल्स डिफाइन है, वो रूल्स हमारे दिमाग में होने चाहिए और उसी को यूज करके हम राउंड ऑफ करते हैं। जैसे देख लो आपके पास एक नंबर है 4.368, है ना, 4.368। मुझे क्या करना है, इस लास्ट डिजिट को मुझे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है ना। तो इसको राउंड ऑफ करके हम ऐसे लिखते हैं 4.37, 4.37 लिखते हैं, करेक्ट। एक नंबर आपके पास ये हो गया। दूसरा एक नंबर है मान लो 4.567, है ना। तो इसको राउंड ऑफ करके ऐसे लिखते हैं 4.57, ऐसे लिखते हैं, है ना। तो देखिए इसका रूल क्या होता है, तो रूल देखिए समझिए। तो मुझे इसमें क्या करना है, 8 को राउंड ऑफ करना है, मुझे इसमें 7 को राउंड ऑफ करना है ना। तो देखिए रूल ये कहता है कि जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ करने जा रहे हो, पहले सुन लो ध्यान से, जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ करने जा रहे हो, अगर वो डिजिट 5 से बड़ा है, अगर वो डिजिट क्या है भाई 5 से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, उसके पहले वाले नंबर को 1 से इंक्रीज कर देते हैं। उसके पहले वाले नंबर को क्या करते हैं भाई, हम 1 से इंक्रीज कर देते हैं, 1 से इंक्रीज कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे 8 को राउंड ऑफ करना था, तो पहले हम देखा क्या 8 5 से बड़ा है, यस। क्या 8 के पहले वाला नंबर क्या है, 6, तो इसको क्या करना है, 1 से बढ़ाना है, 1 से बढ़ाएंगे तो क्या होगा 7। तो यहाँ पे लिखते हैं हमने 4.37। दूसरा यहाँ पे लिया एग्जांपल 4.567, क्या 7 5 से बड़ा है, यस। तो उसके पहले वाले नंबर को क्या करना है, 1 से बढ़ा देना है, तो क्या हो जाएगा 4.57, है ना। चलिए इसका रूल लिखेंगे हम, तो इसका रूल लिखेंगे, if the digit to be rounded off, if the digit to be rounded off is greater than 5, then the preceding digit, then the preceding digit will be increased by 1, will be increased by 1। एक से क्या करेंगे भाई, उसको हम बढ़ा देंगे, है ना। क्या ये रूल क्लियर है सबको? चैट पर टाइप करेंगे भाई सभी लोग। 2 क्या टाइप किया जी सब लोगों ने? ओके आंसर्स थे, है ना। सभी लोग भाई गिव रिस्पॉन्स, इज दिस रूल क्लियर, फास्ट सभी लोग, इज दिस रूल क्लियर टू यू? क्या राउंडिंग ऑफ का रूल क्लियर है आपको? चैट में अपना रिस्पॉन्स देंगे सभी लोग, फास्ट। सर व्हाट इफ प्रीवियस नंबर इज 9? हाँ भाई 5 से ज्यादा है, ओके 5 नंबर को क्या हो, 5 से ज्यादा हो, अच्छा तो उसको क्या करेंगे भाई, उसको एज इट इज छोड़ देंगे हम वहां पे। करते करते क्वेश्चन देखते, करते करते। तो 9 हो तो फिर उसको बढ़ा के क्या करेंगे, 0 लिख देंगे वहां पे, है ना। करेंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, बस इस बात को समझिए, रूल समझिए आप, एक स्टेप आगे मत जाइए, रूल को समझिए, मेरे साथ रहिए, सब कुछ कराऊंगा आपको, है ना। तो फिर से समझते हैं भाई क्या कहता है। रूल ये कहता है कि अगर मान लो आपके पास 4.368 हो, है ना, इसको राउंड ऑफ करना है, किसको राउंड ऑफ करना है भाई, 8 को। तो 8 के क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को देखेंगे, पहले तो 8 को देखेंगे, अगर ये 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे, इस डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे, तो ये कितना आएगा आपका 4.3। ये क्लियर है ना। तो अगर देखो, अगर 5 से बड़ा हमने देख लिया है ना, बट यहाँ पे इफ द राउंडिंग ऑफ डिजिट, जिस डिजिट को आपको राउंड ऑफ करना है वो डिजिट अगर 5 से छोटा है तो क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ, देखेंगे इफ राउंडिंग ऑफ डिजिट
डिजिट जिसको राउंड ऑफ करना है इज लेस देन 5, है ना, तो क्या करेंगे? जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 4.362 दे रखा है ना, 4.362 दे रखा है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा भाई? मान लो इसे, ये देखिए ध्यान से, अभी यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करना है, तो ये क्या है भाई, 5 से कम है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं और राउंड ऑफ करके इसको 4.36 लिखते हैं, है ना। क्या करते हैं भाई, इसको हम 4.36, है ना, लीव एज इट इज। जैसे मान लो फॉर एक और एग्जांपल 4.562 है, तो इसमें 2 को मुझे राउंड ऑफ करना है, तो क्या आएगा, 4.56 आएगा। अगर आप मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे लिख रखा है 4.9944 ऐसा लिख रखा है। अब इस 4 को मुझे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करके क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं यहाँ पे 4.94, है ना। हाँ जी भाई, क्लियर है? यस, एनी डाउट? सेकंड रूल में एनी डाउट? फास्ट सब लोग अपना रिस्पॉन्स टाइप करेंगे, एवरीबॉडी फास्ट, सब लोग अपने रिस्पॉन्स देंगे। क्या सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है? देखिए, ये बहुत लोग पढ़ते हैं ना, तो इसको ऐसे ही कचरा समझ के लोग छोड़ देते हैं। सर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट और डायमेंशन के एक दो सवाल, बहुत अच्छे सवाल आते हैं, लोग छोड़ देते हैं, वैसे ही फ्री में छोड़ देते 4 नंबर, है ना। सबका रिस्पॉन्स नहीं आया भाई, फास्ट, आई वांट एवरीबॉडीज रिस्पॉन्स, सब लोग अपना रिस्पॉन्स देंगे। 4-5 लोगों ने टाइप किया। अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? यस, गिव यू रिस्पॉन्स फास्ट। ओके, चलिए यहां तक समझ में आ गया। सो अभी हमने देख लिया कि अगर नंबर 5 से बड़ा है तो क्या करना है, अगर नंबर 5 से छोटा है तो क्या करना है ना। अगर भाई नंबर बराबर हो 5 के तो क्या करेंगे, है ना। ये भी एक प्रोबेबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी ये भी आती है। तो नाउ देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। इफ द राउंडिंग ऑफ डिजिट, इफ द डिजिट to be rounded off, to be rounded off is equal to 5, है ना। तब क्या करेंगे, अगर 5 की क्या हो जाए भाई, बराबर हो जाए, तो क्या करेंगे, है ना। तो देखिए ध्यान से, 5 के अगर बराबर है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं आपके पास 4.365 और दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे 4.335, है ना। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है आपका, 5 है, ये भी क्या है, 5 है। तो इसमें क्या देखते हैं ना, इसमें हम दो बातें देखते हैं कि 5 के पहले वाला नंबर है ना, वो ऑड है या इवन है। 5 के पहले वाला नंबर क्या है भाई, वो ऑड है या इवन है। तो 5 के पहले वाला नंबर अगर मान लीजिए क्या है यहाँ पे, इवन है, तो क्या करते हैं, उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, इसको लिखते हैं 4.36, है ना। और अगर यहाँ पे 5 के पहले वाला नंबर क्या है भाई, ऑड है, तो इसको क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ये हो जाता है आपके पास 4.3, है ना। तो इवन है तो क्या करेंगे उसको, इट विल रिमेन सेम, और अगर ये ऑड है तो क्या करते हैं, इट इज इंक्रीज्ड बाय 1। यस, क्लियर है? यस, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? एनी डाउट? फास्ट सभी लोग बताएंगे टाइप करके, एनी डाउट, है ना। एक बार फिर से आप देख लीजिए, तो राउंडिंग ऑफ के कैसे करते हैं भाई, राउंडिंग ऑफ बहुत ही आसान है ना, ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो राउंडिंग ऑफ देखो, तो अगर जो डिजिट को हम राउंड ऑफ करने जा रहे हैं, अगर वो डिजिट क्या हो भाई, 5 से ज्यादा हो, तो 5 से ज्यादा हो तो क्या करते हैं, उसको हम उसके पीछे वाले डिजिट को एक बढ़ा देते हैं, है ना। और अगर वो डिजिट 5 से कम हो तो क्या करते हैं, डिजिट छोड़ देते हैं। अगर वो डिजिट एकदम क्या हो जाए भाई, 5 के बराबर हो जाए, तो फिर क्या देखते हैं हम, ऑड इवन कंसेप्ट देखते हैं। तो अगर इवन हो तो वैसे ही छोड़ देते हैं, अगर ऑड हो तो क्या करते हैं, उसको 1 से बढ़ा देते हैं, है ना। तो फिर हम क्या देखते हैं, इवन और ऑड। ये सारे बच्चे लिख लो भाई इसको, इन सारी चीजों को आप लिख लो। फिर मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। यस, क्या सबने लिख लिया?
ओके ओके ओके। नाउ एक प्रॉब्लम आती है बच्चों के सामने, क्या प्रॉब्लम आती है? तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। कल और पढ़ेंगे, और कल क्या होगा सिलेबस हमारा, कल 1 या 1.5 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब तक आप चैप्टर का रिकॉर्ड रखिए, पर हाँ कल से प्रॉब्लम्स हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो देखिए अभी दिक्कत क्या आती है ना, कि हमारे पास टेलीग्राम है, इस तरह चीजें हैं, तो क्या होता है उसमें टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप में जितने सारे जो पीडीएफ्स आते हैं ना ऑनलाइन के, उनको कैसे हम संभाल के कैसे रखें, है ना। ये क्या होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि क्वेश्चन हमने किया, वो किया था, फिर से दोबारा वो फाइल ढूंढनी है, वो फाइल कहाँ पे, है ना। तो सब लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको यस ड्राइव में भी सेव कर सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, जस्ट देखिए। ओके, तो यहाँ पे आप मेरा व्हाट्सएप देख पा रहे हैं आप लोग, है ना। व्हाट्सएप देख पा रहे हैं, टाइप कीजिए चैट में, देख पा रहे हैं तो चैट में देख पा रहे हैं आप, व्हाट्सएप देख पा रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 बटन है, नहीं देख पा रहे हैं, शेयर किया मैंने। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे न्यू ग्रुप का। ओके, यहाँ पे आप क्या करेंगे, न्यू ग्रुप टाइप करेंगे, और आप यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी अपने जान पहचाने वाले को क्या करेंगे, आप इसको, है ना, इसमें आप किसी को क्या कर लिया आपने, यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, एक को ऐड कर दिया, प्रोसीड कर दिया। ग्रुप का नाम क्या लिखना है, तो आपने क्या करना है, एक नाम लिखना है यहाँ पे फिजिक्स लाइब्रेरी, है ना। फिजिक्स लाइब्रेरी ऐसे बनाना है, और यहाँ पे ग्रुप को डन कर देना है। अभी यहाँ पे जो भी आपके पास जितने भी जो भी यहाँ पे देखो फिजिक्स लाइब्रेरी आया, और यहाँ पे भी जो कुछ भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना, उसको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे सेव करके रखना है। जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं आपके केमिस्ट्री के, तो आप क्या करो, एक सेम ग्रुप क्या करो, वहां पे एक केमिस्ट्री लाइब्रेरी बना दो, है ना। तो आप ये काम टेलीग्राम में भी कर सकते हो, और आप ये काम व्हाट्सएप में भी कर सकते हो। मैसेजेस को सेव, मैसेज को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं ना। तो जैसे मान लो भी प्रीमियम बैच का आपके पास ग्रुप है, उसमें क्या आता है, एक रिकॉर्डिंग आती है, फिर 50 मैसेज आते हैं, 50 लोग लिंक पूछते हैं। अभी वो जो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत पीछे चला जाता है, फिर आपको उस पर ढूंढना पड़ता है। सो ऐसा ही आप क्या करो, एक लाइब्रेरी आप या तो टेलीग्राम पे, और या तो आप क्या करो, एक व्हाट्सएप पे ऐसा बना लो, है ना। उसमें जितने भी आपके जो फोल्डर्स हैं, जितने भी सारी चीजें हैं ना, उसमें आप सेव करके रखो। ओके, तो आज ग्रुप पे पोस्ट हो जाएगा, इसके असाइनमेंट्स पोस्ट हो जाएंगे, और मैं आपको बता दूंगा कहाँ से कितने सवाल करने हैं आपको, ठीक है। ग्रुप पे पोस्ट हो जाएगा, और कल की क्लास में होमवर्क के साथ आएंगे सभी लोग। ओके, एनी डाउट आज की क्लास में, किसी बच्चे को कोई डाउट, जो आपने पढ़ा, एनी डाउट, क्या अच्छे समझ में आया, एब्जॉर्ब हुआ सारी चीजें? यस यस, थैंक यू आलोक, वेदांत, ऋषभ, गंगा, ओके, कौस्तुभ, thank you very much. Okay, I'll end the meeting here. Thank you very much. यस कौस्तुभ, बताइए, चैट में टाइप कीजिए, क्या डाउट है। करमजोत सिंह, एनी डाउट आपको, प्रतीक, एनी डाउट?